गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। इकोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ना है कंपटीशन टॉपिक पढ़ेंगे। अपन प्रीडेशन तक कर चुके हैं और इसके बाद 2 और टॉपिक रहेंगे, फिर अपना ये जो टॉपिक चैप्टर है वो इकोलॉजी का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपटीशन जो है वर्ड, उसमें हमने जब इंट्रैक्शंस देखे थे तो हमने देखा था कि दोनों कॉम्पिटिशन स्पीसीज ए और स्पीसीज बी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा, नीचे में बहुत सारे स्पीसीज होगी जिनमें कंपटीशन होगा आपस में, या खाली ए के अंदर हो सकता है, एक ही जैसे हैं उनमें कंपटीशन हो सकता है, एक ही स्पीसीज के बिटवीन भी कंपटीशन हो सकता है। बट अगर हम 2 स्पीसीज की बात करते हैं तो 2 स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन है सेम रिसोर्सेज के लिए तो नेगेटिव इफेक्ट डालते दोनों स्पीसीज पे, है ना। दोनों स्पीसीज पे कैसा इफेक्ट पड़ता है? नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंट्रैक्शन की जो टेबल हमने बनाई उसमें देखा था कंपटीशन बहुत स्पीसीज पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये कंपटीशन है। अच्छा, डार्विन जो साइंटिस्ट था, डार्विन जो इवोल्यूशन के फादर ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन ने क्या कहा था कि जो सर्वाइवल है वो था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट की थ्योरी तो उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस से थी, बट सर्वाइव कौन करेगा? स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है, 2 स्पीसीज, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, इनके बीच में कंपटीशन है, तो ये क्लोजली रिलेटेड होनी जरूरी है। कंपटीशन कब होगा? जब क्लोजली रिलेटेड होगी, ठीक है। और उसके बाद रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। रिसोर्सेज कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे। तो डार्विन ये कह रहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कब होगा? जब 2 क्लोजली रिलेटेड के बीच में कंपटीशन हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो। सपोज करो ये जो स्पीसीज है ये मोर एफिशिएंट स्पीसीज है देन बी, तो ये है इवोल्यूशन कर जाएगी, तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है वो हो जाएगा और ये स्पीसीज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जैसे डायनासोर के केस में देखिए, डायनासोर जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे स्पीसीज रही है नेचर के अंदर जो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। तो उनके बीच में क्या था? 2 स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन था, जो स्पीसीज सुपीरियर थी वो कर गई। ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जो क्लोज रिलेटेड के बीच में होता है ना। ऐसे को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। दूसरा कंपटीशन होता है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है? जब नॉन रिलेटेड स्पीसीज है उनके बीच में जब कंपटीशन हो तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। डार्विन के पास ये वाली थ्योरी नहीं थी, इंट्रा स्पेसिफिक। अच्छा, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक जो वर्ड है उसको कैसे अपन समझ सकते हैं? जैसे सपोज बायो वाले बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी बायो लेक्चरर है इसका एग्जाम दे रहे हैं, तो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें खाली बायो वाले बच्चे और कोई नहीं है, तो ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया, ठीक है। इंट्रा क्या हो गया? जैसे तुम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे सारे स्ट्रीम चाहिए, आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी हैं, है ना, मैथ्स वाले स्टूडेंट भी, इंजीनियर भी, सब आएंगे, ठीक है ना। आरएस का एग्जाम दोगे सब आएंगे, तो इसका मतलब ये इंट्रा स्पेसिफिक है। यहाँ नॉन रिलेटेड स्ट्रीम्स हैं, वहाँ रिलेटेड स्ट्रीम्स है, तो एक ही स्ट्रीम के बीच में कंपटीशन है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम डजंट मैटर। तो ये इंटर स्पेसिफिक और ये इंट्रा स्पेसिफिक, समझ में आएगा। तो डार्विन के हिसाब से तो खाली एक यही था कि ये जो है ये कंपटीशन होता है, दूसरा कोई कंपटीशन, ये कंपटीशन डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी थी, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी थी, उसके अंदर ये जो नॉन रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन है इसके बारे में बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो फर्स्टली तो इसी को, जब भी कोई साइंटिस्ट अपनी कोई थ्योरी दे के जाता है, धीरे धीरे जब स्टडी होती रहती है, फर्दर स्टडी में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट की थ्योरी को सपोर्ट मिल जाता है और कई बार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट की थ्योरी के अंदर ऑब्जेक्शन लग जाते हैं, ठीक है। तो डार्विन की जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वाली थ्योरी थी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया, ठीक है। ऑब्जेक्शन क्या कि इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, मतलब जो नॉन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है ना, जो बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है। एग्जाम्पल के अंदर देखा एनसीईआरटी के अंदर कुछ अमेरिका की कोई एक लैंड दे रखी है, तुम्हें याद रखनी है, अमेरिकन
लेक दे रखी है, सोलर लेक दे रखी है, उसके अंदर कुछ फ्लेमिंगो है। मैं बर्ड बनाती हूँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ मैं। तो ये मेरी फ्लेमिंगो है और ये मेरी फिश है। फिश है ना, फिश लग रही है, ये मेरी फिश है। दोनों के दोनों जू प्लैंकटन खा रहे हैं। तो क्या अपन एज्यूम कर सकते थे कि एक बर्ड और एक फिश दोनों का फूड एक जैसा हो सकता है और दोनों एक दूसरे के लिए compete कर सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरी जो थी कंपटीशन के लिए कि रिलेटेड स्पीसीज जो होती है उनके बीच में कंपटीशन होता है, तो ये थ्योरी हमारी खत्म हो गई। दूसरी थ्योरी क्या थी, रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो चुका है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होना जरूरी नहीं है। अगर कोई एक स्पीसीज है, वो स्पेस और फूड फुल है, किसी भी एरिया के अंदर स्पेस और जो फूड है वो फुल है, यही मेन रिसोर्सेज है। स्पेस चाहिए, मीटिंग तो करेंगे नहीं स्पीसीज ए और बी आपस में मीटिंग नहीं करती है। स्पीसीज वही होती है ना, एक स्पीसीज आपस में मीटिंग नहीं करती, तो फूड और स्पेस इसके लिए लड़ाई झगड़े होंगे। अब ये दोनों स्पीसीज एक साथ रह रही है, लेकिन फिर भी ए बी की जो है, ये मैं एरिया बनाती हूँ कि ये जो एरिया है, इस एरिया में दो स्पीसीज बैठी है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, दोनों का कोई आपस में, यहाँ पे फूड बहुत है और स्पेस भी बहुत है। ठीक है, फिर भी ये इसको इंटरफेयर करेगी या ये इसको इंटरफेयर कर सकती है। क्या इंटरफेयर कर सकती है, सपोज ए बी को इंटरफेयर कर रही है ना, एक को तो सुपीरियर मानना पड़ेगा, तो ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है। ये इसको इनहिबिट करेगी, इसकी प्रेजेंस को खत्म करना चाहिए, एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहिए। ठीक है, जबकि यहाँ कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो इनहिबिट कर सकती है और इंटरफेयर कर सकती है। समझ में आई बात, ए की प्रेजेंस बी की प्रेजेंस में सब कुछ आपस में कोई जोड़ तोड़ नहीं, फिर भी आपस में इनके बीच में कंपटीशन है और ए जो है बी को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये दोनों टर्म यूज नहीं कर सकते। अगर हमें कंपटीशन पर अगर ऐसे आता है तो हम सारा बात समझाएंगे ना। तुम तो अभी थ्योरी लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में, तो बोर्ड के एग्जाम जब थ्योरी लिखोगे तो ऐसे जब क्वेश्चन आएगा तब तुम सारी बात समझोगे। डार्विन से लेके तुम जहाँ तक गॉस के एक्सपेरिमेंट है, लास्ट हमारा बैक ऑर्थर है, तो वहाँ तक के सारे समझाओगे। लेकिन जब तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कंपटीशन के ऊपर, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम कंपटीशन की जो डेफिनेशन है वो ये देंगे कि स्पीसीज ए और स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इनमें आर की जो वैल्यू है, अगर ए की आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उनके बीच में कंपटीशन है। ठीक है, आर की वैल्यू तुम्हें याद होगी, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज है ना, बी माइनस डी था। तो कोई भी स्पीसीज के अंदर कंपटीशन हम कब कहेंगे, जब एक स्पीसीज दूसरे की आर की वैल्यू को कम कर रही हो, सप्रेस कर रही हो, उसकी आर की वैल्यू को डिक्रीज कर रही हो, तो हम कहेंगे कि इन स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंपटीशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब एक और साइंटिस्ट का नाम देखा है गॉस। गॉस ने दिया था एक्सक्लूसिव कंपटीशन। ठीक है, ये इसने प्रिंसिपल दिया था, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल दिया था। मैं प्रिंसिपल लिख देती हूँ। गॉस क्या कह रहे थे, वही दो सेम बातें थी, एक थी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज और एक गॉस कह रहे थे कि लिमिटेड रिसोर्सेज होना जरूरी है कंपटीशन के लिए। लिमिटेड रिसोर्सेज जो है वो होना जरूरी है कंपटीशन अगर आपको करवाना है। तीसरा क्या कह रहे थे कि कोई भी सुपीरियर जो है स्पीसीज जो है वो इन्फीरियर स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। इन्फीरियर स्पीसीज का एलिमिनेशन हो जाएगा। क्लोजली रिलेटेड अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर बात नहीं करेंगे, दो पॉइंट पे बात करेंगे गॉस के बाद में। कि गॉस ने क्या कहा, एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होगी तो कंपटीशन होगा, और दूसरी बात जो सुपीरियर जो है वो इन्फीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, ये गॉस ने थ्योरी दी थी अपनी। अब जो पहली थ्योरी है लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके बारे में बात करते हैं कि अनलिमिटेड
रिसोर्सेज होने पे, जैसे मैंने भी समझाया था कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तब भी कंपटीशन हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे कि गैलापागोस, डार्विन गए थे गैलापागोस आइलैंड जो था, यहाँ पे एक टॉर्टॉइस था। एक टॉर्टॉइस की कहानी में सुना रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि टॉर्टॉइस यहाँ पर एक टॉर्टॉइस की स्पीसीज है, नाम तो उसका एबिंगडॉन है, बनना तो डॉन चलता है, एबिंगडॉन, ठीक है। लेकिन उसको चल बकरी गई, समझ में आई? इस स्पीसीज की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई 10 साल बाद। इस गैलापागोस आइलैंड पे क्या हुआ, गोट आ गई। गोट अपने आप नहीं आएगी, ह्यूमन लाएगा, तो ह्यूमन आई, बकरियाँ आ गई बहुत सारी, दोनों ग्रेजिंग थे, ये बहुत सारी घास है। एक टॉर्टॉइस धीरे धीरे चल के खाएगा और एक गॉट है, तुम जानते हो गॉट कैसे खाती है, ग्रेजिंग एनिमल है, खूब चढ़ती है, जो फिरता है वो चढ़ता है, तो गॉट ने फिर के खूब खाया। अब इस यहाँ पे हम दोनों चीज़ें देखेंगे। पहली बार टॉर्टॉइस और गॉट दोनों में कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, दोनों किसी सेम क्लास के नहीं है, इन सेम क्लास के भी नहीं है, रेप्टाइल और एक मैमल से, सेम क्लास से भी बिलोंग नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर घास बहुत सारी है, फिर भी ये 10 ईयर्स के बाद ये जो डॉन बनने वाला टॉर्टॉइस था ये एक्सीडेंट हो चुका है, मतलब नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो गॉड थी इसकी एफिशिएंसी थी, ये बहुत एफिशिएंटली ग्रेजिंग करती थी, तो सारी घास तो यही चल गई और टॉर्टॉइस मर गया, खत्म हो गई, स्पीसीज ही खत्म हो गई। तो मतलब क्या है, यहाँ रिसोर्सेज तुम्हें दिख रहे थे ना, अनलिमिटेड थे, तो अनलिमिटेड रिसोर्स, गॉड ने क्या कहा था, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होनी चाहिए, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं तब कॉम्पिटिशन होता है। नहीं भैया, अनलिमिटेड रिसोर्स में भी कॉम्पिटिशन हुआ, और वो जो बेचारा टॉर्टॉइस था उसका लास्ट रह गया, फोटो रह गई खाली बकरी जो है वो सब चल गई। तो ये पहली बात है। दूसरी, सुपीरियर स्पीसीज जो है, इंफीरियर जो स्पीसीज है उसको खत्म कर देगी। तो यहाँ पर भी एक और थ्योरी दी थी कॉम्पिटिटिव रिलीज की, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिलीज की एक थ्योरी गई। उस थ्योरी के अंदर एक साइंटिस्ट थे कॉर्नेल, ठीक है, कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था, कहाँ पर, स्कॉटलैंड में, ठीक। कॉर्नेल ने एक्सपेरिमेंट किया था स्कॉटलैंड में। उसने कहा कि ये जो एरिया है यहाँ पे कई बार्निकल्स है, बार्निकल्स क्रस्टेशियन होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के बार्निकल्स हैं, एक तो मैं छोटे छोटे डॉट के बना देती हूँ, ठीक है, एक बड़े बड़े बना देती हूँ, बड़े हैं वो बैलेनस है, बैलेनस है, और छोटे हैं उसको कैप्थोमुलस करके कह रहे हैं, ठीक है। तो 2 टाइप के बार्निकल्स है। बार्निकल्स क्या होते हैं, क्रस्टेशियंस होते हैं। ये 2 टाइप के बार्निकल्स हैं। गॉड ने क्या कहा था, सुपीरियर जो होगा वो इंफीरियर को खत्म कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। लेकिन हुआ क्या कि जो सुपीरियर बार्निकल था इसने इसको एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में डाल दिया, यहाँ तक कि भाई मैं तुझे एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव रिलीज की थ्योरी है। अब इस थ्योरी में क्या होगा कि अगर हम ये बार्निकल्स रिमूव कर दिए जाए करके देख ली, इसने कॉर्नेल एक्सपेरिमेंट किया था ना, इसने रिमूव कर दिया इसको, तब इसने क्या सोचा कि जो इंफीरियर बार्निकल थे खाली वही रह गए हैं, उन्होंने अपना रेस्ट्रिक्टेड एरिया से ये आ गए, तो मतलब एलिमिनेट नहीं कर पाए ना वो स्पीसीज। गॉड ने क्या कहा था, सुपीरियर है वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन इसने क्या है, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर इनको क्या, इतनी सी जगह है तुम्हारे पास, यही सर्वाइव करो तुम, हम तुम्हें निकाल नहीं रहे हैं, तुम तुम्हारा खाओ पियो, लेकिन इतनी सी जगह पर। और एक्सपेरिमेंट इसको करना था तो इसने क्या कर दिया, इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज कर दिया कि कॉम्पिटिशन इसको रिलीज ही कर दो, हटा दो इनको, हटाओ तो क्या होता है, जैसे ही हटाया इसने सर्वाइव कर लिया, ठीक है। तो ये एक और थ्योरी आती है अपनी कॉम्पिटिटिव रिलीज की। गॉस, पहले हमने डार्विन की बात की थी, अब हम गॉस की बात कर, ठीक है। गॉस के तो पीछे पड़ गए हैं, गॉस को छोड़ेंगे नहीं है। गॉस ने एक और बात कही,
गॉस भी कम नहीं था, उसने अपनी थ्योरी फुल दी। तो उसने जो प्रिंसिपल दिया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, उसने एक और बात कर दी गॉस ने कि यहाँ पे कभी को एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, एक को तो एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। ऐसा है कि कभी भी दो स्पीसीज अगर आपस में कॉम्पीट कर रही है लिमिटेड रिसोर्स के लिए, तो पहले तो दो बातें तो क्लियर कर चुके हैं। तीसरा कॉज ने क्या कहा कि को एग्जिस्टेंस की कोई थ्योरी ही नहीं है, को एग्जिस्ट नहीं हो सकते। तब क्या कहा, एक और साइंटिस्ट है मैक ऑथर करके, उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं 11 पैगोस पे चला गया हूँ और यहाँ पे कुछ बाबल्स करके कुछ बर्ड्स हैं, बर्ड्स ही लेने ना तुम्हें याद है तो, ये 5 काइंड ऑफ बर्ड्स उन्होंने ली थी। इन्होंने कहा कि ये बर्ड्स थी, ये बिल्कुल एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थी, खाली बीक में जैसे डार्विन पढ़ा नहीं अभी तक, तो क्लोजली रिलेटेड 5 काइंड ऑफ बर्ड थी, स्पीसीज थी। ठीक है, जैसे अब एक बर्ड ये है, ये बन गई एक बर्ड, एक मैं से बना दूँ, इसकी तीखी चोंच कर दी ये, ठीक है, एक की मैं इसे डबल करके चोंच बना दूँ, ऐसे समझ में आई? तो बहुत है, इससे अच्छी बर्ड्स नहीं हो सकती। ये बर्ड्स बन गई, इनकी टेल होगी, ये बर्ड्स है, सबकी सब सेम है, बर्ड्स की बर्ड्स है, थोड़ी सी बीक में डिफरेंस आ गया तो स्पीसीज क्लोजली होगी ना, सबके सब ग्रेन खा रही है, सपोज ये ग्रेन ईटर है सबके सब। तो मैकऑथर ने क्या कहा कि ये जो बर्ड्स है ये क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन ये अपना एक तो फूड का टाइम जो है ना, फॉलिंग का जो टाइम है, मतलब चढ़ने का जो टाइम है, खाने का टाइम है, वो अलग अलग कर लेंगे ये, ठीक है। और फूड की जो हैबिट है, मतलब सपोज कि ग्रेन है तो ये कहेगी भाई ये मॉर्निंग वॉक करने जाती है तब खा के आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कहा मैं लेट उठती हूँ, मैं नून में खा लूँगी, उसने कहा भाई मैं तो नाइट में खा के सोऊंगी, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने क्या किया, अपनी टाइमिंग अलग अलग कर ली, है ना। होना क्या चाहिए था इनके बीच में, एक क्लोज रिलेटेड थी और कंपटीशन होना चाहिए था, है ना, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, तो गॉस के हिसाब से तो कंपटीशन होना चाहिए था। खाली ये वाली बर्ड में भी एक बर्ड बचनी चाहिए थी, बाकी सब खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने क्या किया, को एग्जिस्टेंस, मतलब को एग्जिस्टेंस भी सर्वाइव, यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए को एग्जिस्टेंस की थ्योरी भी है जो मैकऑथर ने दी थी। तो ये 4-5 थ्योरीज हैं, एक बार बुक देख लेते हैं अपन, बुक के अंदर कुछ है। कॉम्पिटिटिव कॉर्नेल का एलिगेंट एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया, और मैकऑथर की बात कर ली हमने, ठीक है, कि नेचर के अंदर कोई भी इंटरस्पेसिफिक होता है तो को एग्जिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिशन जो है वो हमारे पास, हमारा जो कंपटीशन वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया है। एक और टॉपिक कर लेते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट नाम तो लोगों ने सुन रखा है, निमेटोड्स तो हमने पढ़े हैं, प्लेटियलमेंथिस हमने पढ़े 11th में, तो पैरासाइट तुम्हें पता है। उसके अलावा तुमने प्लाज्मोडियम के नाम तुम्हें पता है कि वो भी पैरासाइट है ना। तो पैरासाइट क्या होते हैं, बेसिकली वो जो किसी होस्ट पे सर्वाइव करके अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करते हैं ना। अब ये जब होस्ट पे सर्वाइव कर रहे हैं, ये पैरासाइट है, कोई भी, है ना, एनिमल ले लो, और ये एक होस्ट है, ये पैरासाइट इस होस्ट पे सर्वाइव कर रहा है। तो होस्ट इवॉल्व कैसे होगा, होस्ट चाहेगा कि ये जो पैरासाइट है मुझ पे सर्वाइव नहीं करेगी, होस्ट का इवोल्यूशन होगा, होस्ट उस पैरासाइट पे सर्वाइव नहीं करना चाहिए था, पैरासाइट भी इवॉल्व होगा उस होस्ट पर सर्वाइव। तो ये साथ में इवॉल्व होते हैं दोनों, होस्ट और पैरासाइट का साथ में इवोल्यूशन। पैरासाइट समझ में आ गया ना तुम्हें, वो जो किसी पे डिपेंड होता है अपनी लाइफ पर और ज़बरदस्ती घुस जाता है, जैसे तुम्हारे घर में कोई ज़बरदस्ती घुस के रहने लग जाए तो वो पैरासाइट है, समझ आए ना। तो ये पैरासाइट है, दोनों का साथ इवोल्यूशन होता है। अच्छा, मैकेनिज्म क्या होगी, पैरासाइट क्यों कैसे बन सकते हैं, पैरासाइट के पास कौन सी स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। तो पैरासाइट जो होता है उसको देखो, आंखें नाक कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ के अंदर पड़ा है तो उसको सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं है,
अंधेरे में तो पड़ा रहना उसको, ठीक है। जैसे हम बात कर लें टीनिया की बात कर लें, लीवर फ्रूट की बात कर लें, तो अंधेरे में पड़ा रहना उनको क्या चाहिए, क्या देखना है उनको तुम्हारी आँख के अंदर, है ना। या अगर प्लाज्मोडियम की बात कर लें तो प्लाज्मोडियम को क्या देखना है तुम्हारी बॉडी के अंदर, कुछ नहीं देखना। तुम्हारी आरबीसी के अंदर जा रहा है, रप्चर करना है उसको, उसको उसको कौन सा वहाँ पे पिक्चर्स बनानी है, ठीक है। तो वो नहीं चाहिए। दूसरी सेंस ऑर्गन की जरूरत नहीं होती। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम की भी नीड नहीं है इनको, बिल्कुल नहीं। डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, पका पकाया खाना मिल रहा है, तो फिर क्यों खाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनको नहीं चाहिए। मोस्टली क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट होने चाहिए, मतलब मोनिडायोसिस होनी चाहिए एक ही साथ, सॉरी मोनीसिस होनी चाहिए एक के अंदर ही, दोनों सेक्स होने चाहिए। तो मोनीसिस होनी चाहिए मतलब दोनों सेक्स जो है एक साथ हो जाए। कहाँ वहाँ पर मेल और फीमेल ढूंढ से एक प्लेट एक लीनियस होने हमारी इंटेस्टाइन के अंदर बैठा है, वो कहाँ ढूंढेगा कि उसकी फीमेल का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो कहाँ उसको फीमेल की जरूरत है। एक के अंदर ही सब कुछ है, एग बन रहे ओव बन रहे, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। रिप्रोडक्शन बहुत हाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा एग प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एसिड है हमारी पेट के अंदर, वहाँ अगर हम किसी एक निमेटोड्स की बात कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिससे इनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे एक्ट होने चाहिए, बहुत सारे। अच्छा एक और एग्जांपल दे देते हैं, मोनोजेनिक और लीवर फ्रूट का एग्जांपल दे देते हैं एनसीईआरटी के अंदर, कि इसके अंदर दो ओट्स इंटरमीडिएट ओट्स होते हैं, एक स्नेल होता है और एक फिश होती है। उसके बाद मेन अपन है इसका टारगेट ह्यूमन, मेन टारगेट लीवर फ्रूट का अपन है, ठीक है। ये दो इंटरमीडिएट है। तो होस्ट ये क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, जैसे टीनिया भी है तो वो भी पॉग के अंदर जाता है ना। जैसे प्लाज्मोडियम है पैरासाइट है ना, तो वो भी क्या करते हैं, एनाफिलिस जो फीमेल एनाफिलिस है उसकी बॉडी के अंदर रहता है। तो इनको एक इंटरमीडिएट भी चाहिए, कोई कैरियर भी चाहिए जो उनको लाके हमारे 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 अंदर डाल दें। ह्यूमन की बात करेंगे हम, क्योंकि पैरासाइट जो है मेनली अपने इसके अंदर ही आ रहे हैं। मतलब जब भी हम डिजीज पढ़ते हैं तो बहुत सारे पैरासाइट्स पढ़ते हैं, बैक्टीरिया बैक्टीरिया पैरासाइट्स ही हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट इनको एक और ऐसा चाहिए जो हमारे तक इनको पहुंचाए। नहीं ऐसी बात नहीं, एस्केरिस जो है वो सीधा अपने पास आ जाएगा। तुम सब्जियां धो के नहीं खाओगे, सीधा तुम्हारे अंदर एस्केरिसिस कर देगा। सारे को नहीं चाहिए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि इनको इंटरमीडिएट भी चाहिए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे दे रखा है तो तुम याद कर लेना, स्नेल का स्नेल और फिश होता है लीवर फ्रूट के लिए, जो एनसीईआरटी जो कैरियर होगा तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पैरासाइट समझ में आ गए। पैरासाइट टू टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं एक्टो और एक होते हैं एंडो। एक्टो लाइस है, जुएं पड़ गई, एक्टो पैरासाइट है, ये जो जौ वों चिपके रहते हैं, पढ़ रखा हो तुम्हें गायों की, और उनको कहते हैं टिक्स। ये सारे जो एक्टो है जो बाहर तुम्हें पता है कि खून चूस रहे हैं, वो चिपक गए बॉडी के अंदर, चाहे वो कैटल्स हैं चाहे वो कोई भी डॉग हो गए, तो उनके बाहर जो आउटर बॉडी के आउटर सर्वाइव कर रहे हैं वो हैं एक्टोपैरासाइट। और जो अंदर चले गए जैसे टीनिया हो गया, लीवर फ्लूक हो गई, प्लाज्मोडियम हो गया, है ना, वाउचेरिया हो गया, ये सारे पैरासाइट जो हैं वो एंडोपैरासाइट है, जो बॉडी के अंदर रहते हैं। तो पैरासाइट टू टाइप के होते हैं, एक्टो एंडो। और एक पैरासाइटिस नॉट दे रखा है ब्रूड पैरासाइटिज्म, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म में क्या होता है, जैसे कुको है, कोयल है ना, कोयल क्या करती है, अपने अंडे जो होती है वो कौवे के क्रो, हालांकि चालाक चलो तो कौवा माना जाता है, लेकिन ये क्या होती है, क्रो के जो नेस्ट होता है इसके अंदर अपने एग दे देती है और खुद फुड़ करके उड़ जाती है, उड़ गई। अब इसके बच्चे कौन पालेगा, कौवे पालेगा, उसको पता नहीं, अंडे तो सारे जैसे। तो वो जो कौवी है, वाइफ उसकी कौवे की, वो उन अंडे को कहते हैं ना, वो इंक्यूबेट करते हैं
ऊपर बैठ के, तो इंक्यूबेट करेगी अपने अपने अंडों के साथ, गिने नहीं उसने, ठीक है। तो इंक्यूबेट करेगी, बाद में जब बच्चे निकलेंगे तो कोयल के होंगे, समझ में आई बात। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म, इस पे क्वेश्चन आता है ब्रूड पैरासिटिज्म में क्या होता है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई भी अगर किसी और के नेस्ट के अंदर अपने एग अगर लेकर जाता है तो उसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहता है। आरसी पेरेंट्स जो होते हैं वो ब्रूड पैरासिटिज्म होता है। अच्छा, पैरासाइट सर्वाइव कब करेगा? जब होस्ट सर्वाइव करेगा। तो पैरासाइट कभी भी एक तरह से, हमने प्रीडेटर में पढ़ा था ना, प्रूडेंट होता है। प्रूडेंट के अंदर में तो बताया था कि प्रे जो होता है वो हाइड होने की पूरी कोशिश करता है, और जो प्रीडेटर होता है वो उसको ढूंढ लेता है, बताया थी ना बात। उसके साथ साथ एक बात और है कि उसको इतना क्लेवर होना जरूरी है कि वो सारे के सारे प्रे खत्म नहीं हो जाए, एक साथ बैठ के सारा भोजन नहीं कर जाए वो, है ना। उसको उस प्रे का सर्वाइवल भी देखना है कि अगर ये सर्वाइव करेगा तो मैं सर्वाइव करूँगा। सेम केस पैरासाइट का है। पैरासाइट कब सर्वाइव करेंगे? जब होस्ट सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट की सर्वाइवल पर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल जो मैं दे रखा है, क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि एनाफिलीज जो है मलेरिया कोज करती है, वो प्लाज्मोडियम जो है वो मेन है, फीमेल एनाफिलीज है। तो फीमेल एनाफिलीज जो है वो फूड के लिए नहीं आती है ह्यूमन पर, है ना, क्योंकि अगर फूड के लिए आती तो मेल भी आ सकता था। तो फीमेल क्यों आ रही है? क्योंकि इनके जो एग, जो इसका जो एग है मॉस्किटो का, उसके एग के लिए हमारी आरबीसी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इसलिए इसको हमारे खून की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमारे खून की प्यासी है, ठीक है। इसको ना प्लाज्मोडियम से मतलब है और ना ही मेल आ रहा है। मेल नहीं आता ना, तो फीमेल को पकड़ पकड़ के क्यों मार रहे हैं? मार तो सब कोई नहीं है। फीमेल पे दोष क्यों है? क्योंकि फीमेल एग्स जब चाहिए, उसको एग को सर्वाइव करवाने के लिए इसकी हमारे ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए हमारे खून की प्यासी है, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया तुम्हारा पैरासाइटिज्म पे। पैरासाइट के बारे में तुम्हें समझ में आ गया। पैरासाइट एक पे नेगेटिव इफेक्ट होता है और एक पॉजिटिव। होस्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और पैरासाइट की पूरी लाइफ जो है वो होस्ट पे डिपेंड है। तो बच्चों, पैरासाइट वाला टॉपिक जो है वो हो गया हमारा, ठीक है। ब्रूड पैरासाइटिज्म हमने कर लिया है, ठीक है ना। बर्ड्स लिए एग्स इन द नेस्ट द होस्ट हो गया। और अब दो जो टॉपिक रहे हैं, कॉमन सेलिज्म और म्यूचुअलिज्म रहे हैं, तो वो अपन आगे के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।